हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी के लिए गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार यदि 4 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज होता है इस तरह से। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि ये हाइट हो जाती है इसकी, तो इसका फार्मूला होता है कि इसका बेस और ये हाइट, इन दोनों का गुणा करते हैं तो इसका एरिया निकल जाता है। यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज बराबर आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ दिया है कि एरिया इसका 24 है और इसका आधार 4 है, तो ऊंचाई निकालना है। तो ऊंचाई बराबर हो जाएगा 24/6 यानी 4 यानी 4×6 = 24 यानी 6 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट है कि यदि एक वृत्त यदि एक वृत्त यदि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो हम जानते हैं कि व्यास का आधा जो होता है वो रेडियस होता है, आर जो होता है इसका आधा यानी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल होगा, तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल यानी एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई का मान 22/7 और गुणे आर हो जाएगा 7 का स्क्वायर यानी 7 × 7। एक 7 से 7 कटा दिए और जब 22 का गुणा 7 में करेंगे तो ये 154। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर नेक्स्ट है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो अगर कोई भी वर्ग है तो जैसे वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है और इसके क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वर्ग का कि भुजा का वर्ग। तो अगर यहाँ क्षेत्रफल 100 दिया है तो भुजा का वर्ग बराबर यानी भुजा इसका निकल जाएगा, भुजा बराबर ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका वर्ग घटाएंगे यहाँ से कर्ण में हो जाएगा और कर्ण में 100 का मान 10। और फिर इसके बाद जब परिमाप बताना है तो परिमाप होता है इस 4 × S यानी 4 गुणे भुजा। तो ये 4 × 10 यानी 40 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट है कि समान पदों का समूह है। तो समान पदों, इसमें समान पद हैं तो इनमें से हम देख सकते हैं कि समान पद ये 1 2 3 1 2 3 और उसमें भी ये इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि इसमें समान पद ये सब पी के गुणांक वाले हैं। फिर अगला है सवाल कि -2/3 ए स्क्वायर बी में ए स्क्वायर का गुणांक, यानी इस ए स्क्वायर में किसका किसका गुणा हुआ है। तो यहाँ देख रहे हैं -2/3 और बी का, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा -2/3 इंटू बी। फिर n³ + n² + 5n - 2 का मान यदि n बराबर -2 हो, यानी हर जगह हम n का मान -2 रखेंगे। तो यहाँ -2 का क्यूब और प्लस यहाँ n है तो यहाँ भी -2 का वर्ग प्लस 5 गुणे -2 और -2। अब इसको जब हम हल करेंगे तो -2 का क्यूब हल करेंगे तो ये -8 हो जाएगा, प्लस माइनस का जब भी वर्ग करते हैं तो प्लस में आता है यानी 4। और फिर प्लस ये 5 का -2 में गुणा करेंगे तो ये -10 हो जाएगा। फिर ये -2, इसको हल करेंगे तो ये 4 केवल प्लस है, ये माइनस वाले हैं -8 -10 18 और 18 में से -2 करेंगे यानी 4 - 20। तो इस तरह से इसका उत्तर आ जाएगा ये। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे अगर माइनस रहेगा, जब ये माइनस होगा यहाँ पे तब जा कर के इसका मान आ जाएगा 0। तो आप रख के इसको हल करके देख सकते हैं। फिर अगला है प्रश्न की एक घनाभागार बॉक्स की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दिया है। तो ये हो गया लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, तो उसका आयतन होगा। तो हम क्या करेंगे, आयतन का फार्मूला होता है घनाभ का कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी इन सब का गुणा कर देंगे। तो एक्स वाई है तो एक्स में एक्स का गुणा करेंगे तो ये एक्स, यहाँ x² ये एक्स, तो इस तरह से हो जाएगा कि 2x के पावर यहाँ 1 है 2 और ये 4,
एक्स के पावर 4, और फिर वाई का जब गुणा करेंगे तो वाई में वाई का किए तो वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर वाई के पावर 4। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा 2x के पावर 4। फिर 2p/q(i) ब्रैकेट में p प्लस क्यू में 3p/q(i) को घटाइए। तो इसमें से जब इसको घटाना है तो ये आ जाएगा इसका, पहले इसको हम अंदर गुणा कर देंगे तो 2p² और प्लस 2p/q², और इसको अंदर गुणा करेंगे, ये माइनस करना है तो इसको गुणा करके ये 3p² माइनस 3p/q², और जब ये माइनस करना है तो जब अंदर इसको ले जाएंगे तो सारे साइन जो होते हैं इसके चेंज हो जाएंगे। ये 2p² प्लस 2p/q², ये माइनस 3p² और ये प्लस 3p/q² हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा कि ये 2p² है और यहाँ पे 3p/q², तो इसमें से जब घटाएंगे तो ये सिर्फ p² बचेगा, क्योंकि 2 में से 3 घटाते हैं तो माइनस में आता है। तो यहाँ 2p/q है और यहाँ 3p² है, तो 2 में से 3 घटाएंगे तो सिर्फ माइनस p² बचेंगे, और ये प्लस और ये भी प्लस, दोनों जोड़ेंगे तो प्लस 5p/q²। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर पहला हो जाएगा, इसका हो जाएगा पहला उत्तर। फिर अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी सर्वसामिका गलत है। तो हम पढ़ें इसमें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी, ये सही है। a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस 2ab b स्क्वायर, ये भी ठीक है। फिर x प्लस a x प्लस बी, और ये a स्क्वायर का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, यानी ये तीसरा गलत है इसमें। फिर नेक्स्ट होता है कि आयलर सूत्र कौन सा है। तो आयलर सूत्र होता है इसमें कि f प्लस v माइनस e इक्वल टू 2। फिर 1152 को घात रूप में लिखिए। तो इसको घात रूप में लिखने के लिए हम 1152 का हम लोग पहले फैक्टर निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, फिर इसके बाद लिखेंगे। तो गुणनखंड निकालने के लिए 2 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 5 10, 1 बचा 2 7 14, फिर 2 6 12, फिर 2 से डिवाइड किए तो 2 दूनी 4, 1 बचेगा यहाँ पे, फिर 17 तो 2 8 है 16, 2 8 है 16, फिर 2 से तो ये 14 दूनी 28, 144 आ गया। फिर उससे 2 से करेंगे तो 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से तो ये हो जाएगा 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से कटाएंगे इसको तो 2 18 दूनी 36, फिर 2 से कटाए तो ये 9। अब यहाँ से जो है ये 3 से कटेगा, तो इस तरह से हमको मिल जाएगा 2 का घात कितना, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 2 के घात 7 और गुणे 3 के घात 2। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा ये। फिर नेक्स्ट है कि 4 की पावर 6 गुणे 4 की पावर माइनस 5। तो 4 के गुणे जब 4 की पावर यहाँ पे 6 है, और ये इसको जब हम माइनस है तो ये नीचे जब आएगा, ये हम जानते हैं कि जब बेस इसका आधार जब बराबर होता है तो ऊपर के जो घात होते हैं इनको हम जोड़ लेते हैं। तो ऊपर के घात हो जाएंगे 6 माइनस 5 प्लस 2, 6 में से 5 जाएगा 1 और प्लस 3, यानी कि ये हो जाएगा 4 के घाते 3, इसका हो जाएगा 64। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा 64। फिर इसका उत्तर देखेंगे कि 2 के पावर 0, किसी भी चीज़ का घात जब 0 होता है तो इसका मान 1 हो जाएगा। 1 प्लस ये 2 के घात जब हम इसको करेंगे तो ये घात गुणा हो जाएंगे, तो 2 के पावर माइनस 4, और इसको जब नीचे माइनस में है ऊपर तो जब ये नीचे आएगा तो ये हो जाएगा प्लस में 2 के घाते 4, और इसके बाद 1 प्लस 2 के घात 4 का मतलब 16, और 16 को जब इधर जोड़ेंगे 1 में तो 16 के में 16 प्लस 1/16, यानी 17/16। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा 17/16। फिर नेक्स्ट है कि किसी वृत्त में कितनी समित रेखाएं खींची जा सकती हैं। यानी समित का मतलब होता है कि जो इसको 2 बराबर भागों में बांटे, तो हम इसमें से अनंत अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, समित रेखाएं
फिर नेक्स्ट है कि निम्न में से किस अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर में कोई भी समित रेखा नहीं खींची जा सकती। यानी ए है तो इसको हम खींच सकते हैं, पी है, पी में नहीं खींची जा सकती क्योंकि एम भी बराबर हो जाएगा और एच भी बीच में से, लेकिन पी है, इस पी में हम समित रेखा नहीं खींच सकते हैं क्योंकि इसमें बीच में से अगर खींचेंगे तो दोनों बराबर नहीं होंगे दोनों तरफ। फिर नेक्स्ट है कि किस जालक के चतुर्फलक का निर्माण संभव है। तो यानी कि अगर हम किसका हम चतुर्फलक बना सकते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला। इसको हम नहीं बना पाएंगे क्योंकि इसको उठा के ये यहाँ पे और ये यहाँ पे इस तरह से बंद कर लेंगे, इसका उत्तर एक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि निम्न में से किस संख्या के वर्ग में इकाई के स्थान पर 9 नहीं होगा। तो यहाँ 7 का वर्ग करेंगे तो 49, इसका भी 9 हो गया, 3 3 9 ये भी हो गया। किस संख्या के वर्ग में इकाई के स्थान पर अंक 9 नहीं होगा। तो 7 7 49, 9 9 81, यानी 9 का हम यहाँ पे वर्ग करेंगे तो ये 81 आता है, यानी एक, इसका इकाई का अंक एक आ जाएगा, तो इसलिए इसका उत्तर 29 हो जाएगा। तो ये 2025 का वर्गमूल होगा। तो 2025 ये तो याद होना चाहिए कि ये होता है 45 का। फिर नेक्स्ट हो जाएगा कि यदि पाइथागोरस त्रिक की एक संख्या 12 है तो अन्य दो संख्याओं का समूह होगा। तो पाइथागोरियन त्रिक होता है जैसे कि हम जानते हैं 3 4 5 कि अगर हम इन दोनों का अगर हम वर्ग करके जोड़ें तो इसके बराबर आ जाए, यानी 3 3 9 + 16 बराबर 25। तो उसी तरह अगर एक संख्या 12 है तो इसका पाइथागोरियन त्रिक हो जाएगा, जैसे 5 का वर्ग करेंगे 25 और 12 का वर्ग करेंगे 144। तो ये जो है जाएगा 169 जो कि 13 का वर्ग है। तो इस तरह से इसके दो संख्या हो जाएगा 5 और 13। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है कि निम्न में से पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो पूर्ण घन इसमें कौन सा नहीं है, ये 12 का वर्ग है तो ये पूर्ण घन नहीं होगा। फिर है कि संकेत त्रिकर्णी में ये है तो ये उपयोग होता है घनमूल के लिए। अगर यहाँ पे अगर कुछ नहीं दिया रहता 3 की जगह तो ये वर्गमूल के लिए होता। फिर नेक्स्ट है कि दिए गए समांतर चतुर्भुज बी ई एस टी में एंगल जेड का मान क्या होगा। तो ये समांतर चतुर्भुज है तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो जब ये अगर 100 है तो ये भी 100 हो जाएगा। तो इसका जेड बताना है हमको इसमें। तो जब ये 100 तो ये 100, ये 100 200, तो और ये दोनों भी बराबर होंगे, ये जेड और ये भी जेड, और टोटल जो हम समांतर चतुर्भुज के अंतर कोणों को जोड़ेंगे तो 360 अंश के बराबर हो जाएंगे। तो जब ये दोनों मिला के 200 हो गए तो ये दोनों मिला के हो जाएंगे 160, और 160 का जब दोनों बराबर है तो आधा आधा करेंगे तो ये 80 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से 80 डिग्री इसका उत्तर हो जाएगा। फिर दिए गए समांतर चतुर्भुज RUSN में y का मान होगा। तो यहाँ पे हमको यहाँ y का मान निकालना है। तो इसको हल करने के लिए हम इसका तो समांतर चतुर्भुज में हम जानते हैं कि ये जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी अगर ये RS इस NU को अगर डिवाइड करेगा तो ये भाग और ये भाग दोनों बराबर होंगे, यानी 20 जो बराबर होगा y + 7 के। यहाँ से y का मान हम निकालेंगे तो 7 जो है इधर चलाएगा तो 20 में से 7 घटेगा तो y का मान आ जाएगा 13। तो इसका उत्तर हो जाएगा 13। फिर नेक्स्ट है कि एक समबाहुभुज जिसके प्रत्येक बाह्य कोण जो है 45 डिग्री के हैं तो भुजाओं की संख्या होगी। तो जब भी अगर हमको निकालना रहता है भुजाओं की संख्या तो फार्मूला होता है कि भुजाओं की संख्या बराबर बाह्य कोण नहीं 360 बटे में बाह्य कोण। तो जब ये 360 अंश है और इसको डिवाइड करेंगे 45 से, तो जब 45 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ये
8 हो जाएगा। इसको डिवाइड किया तो ये 8 भुजा हो जाएगा। यदि दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 16 और 25 है तो वृत्तों के व्यास का अनुपात होगा। तो इसके लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो जैसे देखिए वृत्त के क्षेत्रफल होते हैं कि पाई आर स्क्वायर, तो ये पहले का हो गया R1 और ये पाई आर स्क्वायर ये R2 मान लेते हैं। तो ये 16/25 है। पाई से पाई कट गया, तो फिर इसको जब हम निकालेंगे तो आर स्क्वायर R1 बराबर 16 और बटे में R2, तो ये आ जाएगा 4 और इसका हो जाएगा 25 का 5। तो इस तरह से 4:5 इसका उत्तर हो जाएगा 4:5। लेकिन ये आर आएगा और लेकिन इसमें जब 2 का गुणा करेंगे तो ये व्यास आ जाएगा, क्योंकि इसका 2 गुना होता है। फिर भी उतना ही उत्तर होगा। हल करने के बाद फिर 4 5 आएगा। फिर अगला प्रश्न है कि दिए गए आंकड़ों का माध्यक होगा, माध्यिका मीडियन। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले इसको हम आरोही क्रम में लिखते हैं। तो आरोही क्रम में लिखने के बाद जो मिडिल नंबर होता है वही होता है। तो मिड सबसे छोटा 30, फिर 32 नहीं 31, फिर 32, 33, 34, 35 और ये 36। 1 1 2 3 4 5 6 7 7 अंक है। तो इसमें जो सबसे बीच वाला होता है वह इसका माध्यिका होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 33। -11 का योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि -11 में हम क्या जोड़ें कि इसका मान जो है ये 0 हो जाए। तो -11 में अगर हम 11 जोड़ देते हैं तो इसका उत्तर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि यदि x बराबर 0 हो तो इसका मान क्या होगा। तो 0 में से अगर हम यहाँ 2 घटाएंगे तो ये आ जाएगा -2 और 5 में इसका गुणा करेंगे -2 का तो -10। फिर नेक्स्ट कि 2.5 2.5 गुणे जो और इसको हल करेंगे तो जब 25 में 5 का गुणा करेंगे तो 125 और यहाँ पे 1 अंक पे दशमलव, यहाँ 1 अंक पे यानी 2 अंक पे दशमलव 1.25 प्लस 1.5। तो जब दोनों को जोड़ेंगे 1.25 और 1.5 को तो ये आ जाएगा 5 7.2.75। ये इसका उत्तर। एक स्कूल के 8 अध्यापकों की आयु वर्षों में है तो इसका परिसर ज्ञात करना है। परिसर यानी रेंज। तो रेंज निकालने के लिए जो सबसे अधिक होता है उसमें से सबसे कम वाले को घटा देते हैं। तो सबसे इसमें जो बड़ा है वो 40 है और सबसे जो छोटा है वो 23 है। 40 में से 23 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 17। तो इसका उत्तर हो जाएगा 17। इसका परिसर या रेंज 17 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि दो कोण पूरक हैं यानी कम्प्लीमेंट्री, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो उसका जो मान आएगा 90 अंश होगा। तो उनके मापों का योग होता है 90 डिग्री। तो यही समपूरक अगर रहेगा तो वो 180 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दी गई आकृति में x का मान होगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये दोनों भुजा बराबर है। जब ये दोनों भुजा बराबर है तो इसके सामने का कोण भी बराबर हो जाएंगे। ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि ये त्रिभुज के अंतः कोणों का योग जो होता है 90 अंश होता है। तो जोड़ेंगे जब तो 45 45 और ये हो जाएगा 90, तब जाके मिला के ये 180 अंश हो जाएंगे। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा 90 अंश। फिर नेक्स्ट है कि 1/8 को प्रतिशत में लिखना है। 1/8 को जब प्रतिशत में लिखना है तो इसमें हम 100 का गुणा कर देंगे और इसको हल कर देंगे। तो 8 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8 में 8, फिर बचा तो 8 दूनी 16 दशमलव यानी 12.5 इसका उत्तर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि दिए गए आंकड़े 3 2 इसमें से बहुलक होगा।
तो आप सभी लोग जानते हो कि बहुलक का मतलब हो जाएगा कि जो संख्या सबसे अधिक बार आता है, जिसकी बारंबारता अधिक होती है, वही बहुलक होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 जो है सबसे अधिक बार आया है, इसकी बारंबारता, तो इसलिए इसका बहुलक हो जाएगा 2। फिर अगला सवाल है कि ये 2 समांतर रेखाएं हैं एल और एम, और ये इस पे तिर्यक रेखा है। तो इसमें बताना है कि एक्स का मान होगा। तो 2 समांतर रेखाओं के बीच तिर्यक रेखा में काटे हुए ये अंतःकोण जो होते हैं, ये दोनों 180 अंश के बराबर होते हैं। तो 60 है तो ये हो जाएगा 120 अंश। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर 120 अंश हो जाएगा। फिर 16/64 का सरलतम रूप होगा। तो इसको 16 से डिवाइड कर देंगे तो 16, 16 का में 16, 16 चौके 64 यानी 1/4। फिर है कि ए का 3/4 15 है। तो ए का अगर 3/4 15 है तो इसे समीकरण के रूप में कैसे लिखा जा सकता है? ए का 3/4 यानी ए गुणे 3/4 यानी और बराबर 15। तो ये हो जाएगा 3a/4 बराबर 15। तो 3a/4 बटे में बराबर 15, ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि कोण 45, कोण 45 अंश को कहा जाता है। तो ये 45 अंश जो है 90 से छोटा है, 90 अंश और 0 से बड़ा है, इसलिए ये न्यून कोण कहा जाएगा। यदि किसी त्रिभुज के कोण में अनुपात 2, 3, 4 है तो उसके प्रत्येक कोण का माप क्या होगा? तो हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योग जो होता है 180 अंश होता है। तो जब इसको मान लेंगे कि 2x + 3x + 4x बराबर 180 अंश। कभी भी रेशियो आता है तो रेशियो को हम x में मान करके और उसको हल कर लेते हैं। तो 3, 2, 5, 4, 9 x बराबर 180 अंश। तो यहाँ x बराबर हो जाएगा 9 दूनी 9 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा x बराबर 20। तो 20 का हम लोग इसमें गुणा करके देख लेंगे। तो 2 में 20 का गुणा करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 40, 3 में करेंगे तो 60, 4 में करेंगे तो 4 दूनी 80। तो इस तरह से इसका उत्तर आ जाएगा 40, 60, 80। इसके बाद अगला सवाल है कि -2/7 का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल निकालने के लिए, यानी इसको हम कह सकते हैं कि प्रतिलोम, इसको कहते हैं प्रतिलोम, इसको बोला जाता है, या कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव, ये गुणा का प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। तो यानी -2/7 में हम किस चीज़ का गुणा करें इसका मान 1 आ जाए। तो ये होता है -7/2। तो -7/2 इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या है? तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव, ये हो जाएगा ऋणात्मक। फिर निम्न त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है कि 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो ये 1/2 और आधार इसका 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, इसको हल करेंगे तो 2 दूनी 4 और 3 दूना के 6, तो इसका 6 वर्ग सेंटीमीटर उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि यदि यदि वृत्त की परिधि 150 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? अरे 154 सेंटीमीटर, सॉरी। वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है कि वृत्त की परिधि बराबर 2πr। तो यहाँ वृत्त की परिधि दिया है 154, तो 154 बराबर 2 गुणे 22/7 और r। तो r जब यहाँ से निकालेंगे तो इन सबको 7 को उधर ले जाएंगे, यहाँ गुणा हो जाएगा और 22 जो है नीचे। तो 154 गुणे 7/2 गुणे 22, तो बराबर ये हो जाएगा r। तो इसको जब हल करेंगे तो 2 से इसको हल करें जब, 2 दो चौक 2 7 14, 2 7 14 और 2 7 14, ये 2 से कटा दिए। फिर 11 से कटाएंगे तो 11 7 77 और 11 दूनी 22। तो इस तरह से आ गया 7 गुणे 7/2 यानी 49/2। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 24.5। तो इसका उत्तर हो जाएगा 24.5। फिर अगला है कि समान पदों का समूह है।
समान पद इसमें समान लाइक टर्म बताने हैं, यानी जिसके जो ये वाई वाई सब में है तो ये हो जाएगा समान, इसका उत्तर हो जाएगा ये। फिर नेक्स्ट है कि n बराबर अगर -2 है तो इसको हल करके इसका मान बताना है। तो 6 इंटू ये n की जगह -2 रखेंगे प्लस 4 गुड़े -2 और फिर -2, इसको हल करेंगे तो 6 और -2 का वर्ग किए तो 4, फिर 4 में 2 का गुणा करेंगे तो -8 होगा, इस माइनस की वजह से ये -8 हो जाएगा और ये -2, ये 24 -8 2 10, -10 आ जाएगा, माइनस माइनस जोड़ेंगे तो माइनस में आएगा। तो 24 में से तो इसका उत्तर हो जाएगा 24 में से जब हम 10 घटाएंगे तो 14। फिर 9 के पावर 3 का मान क्या होगा, यानी जब हम 9 का घन निकालेंगे 9 गुड़े 9 गुड़े 9 तो 81, और 81 में 9 का करेंगे तो 729। फिर अगला सवाल है कि मान ज्ञात कीजिए। तो 2 के पावर 0 का मान 1 गुड़े 1 गुड़े 1, या क्योंकि किसी के भी पावर में अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है, तो इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1, इसका उत्तर 1 हो गया। फिर अगला प्रश्न है कि समषटभुज हेक्सागन जिसको बोलते हैं में सममित रेखाओं की संख्या होगी। समषटभुज ऐसे बनता है, षटकोण जिसको बोलते हैं। कह रहा है कि इसमें सममित रेखाएं कितनी खींची जा सकती हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें से हो जाएगा 6। ठोस आकृतियाँ कहलाती हैं, ठोस आकृतियाँ जो होती हैं वो त्रिविमीय होती हैं, 3 डायमेंशन, क्योंकि उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सब होते हैं इसमें। फिर नेक्स्ट है कि वृत्त के सममित अक्षों की संख्या कितनी है, तो सिमेट्रिकल साइड, वृत्त है तो इसके सिमेट्रिकल साइड जो होंगे वो इनफाइनाइट हो जाएंगे, अनगिनत, काउंटलेस। समतल आकृति का उदाहरण है, यानी समतल बराबर, या कह सकते हैं कि 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन में हो जाएगा वृत्त, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब में होता है, तो ये हो जाएगा समतल आकृति वृत्त। इसको हल करेंगे कि 70 गुड़े -19 और इधर इसको, तो इन दोनों में से अगर हम 70 कॉमन कर लें, दोनों में से 70 अगर निकाल लेते हैं तो यहाँ से बचेगा -19 और ये यहाँ से बचेगा -1, और इसको जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा 70 गुड़े -19 माइनस ये -20 हो जाएगा। अब हम इसका गुणा आसानी से करेंगे तो 7 दूनी 14 माइनस में आएगा और ये 2 जीरो यानी -1400। फिर अगला सवाल है कि 77 का इसको हल करके बताना है कि कौन सा गुणधर्म लागू होता है समवृत्त क्रम विनिमय साचर्य व्युत्क्रता। तो इसमें हम देख रहे हैं कि अगर -13/17 या -2/7, तो इसका जगह अगर हम चेंज कर दे रहे हैं, यानी इसके क्रम को बदल देते हैं, तभी वही आ रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा ये क्रम विनिमय है। फिर निम्न में से परिमेय संख्या नहीं है, तो परिमेय संख्या कौन नहीं होगा, ये 0, क्योंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का मतलब होता है कि जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकें, और Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे ये 0 हो गया, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। समीकरण 3m बराबर 5m - 8/5 है, तो m का मान होगा, तो इसको जब हल करेंगे तो 3m और ये 5m इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर -8/5, तो 3m में से अगर इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा -2m बराबर -8/5, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो इसमें हो जाएगा कि m बराबर ये 8/5 और यहाँ 2 भी नीचे चलाएगा, यहाँ गुणे में था तो इधर भाग में, तो 2 चौके 8 यानी 4/5, तो इसका उत्तर 4/5 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात करना है, तो इसको पहले हम हल करेंगे कटा करके। तो 4 है तो 4 से अगर इसको कटाए तो 4 बार में ये कट गया और ये 1 बार में। फिर 7 से इसको डिवाइड किए तो 7 और ये 7 दूनी 14। फिर 3 से तो 1 बार में 3 कटा और ये 3 3 बार में।
फिर 5 से घटाएंगे तो 5 से कम 5 और 5 दिए 15। तो यानी ऊपर यहाँ माइनस है, ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से ऊपर मिल गया 1 गुणे 1 3 2। यहाँ भी अभी 3 कट जाएगा, ये 3 से ये 3 कट गया तो ऊपर हो जाएगा कि 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 और 2 2 यानी 2 ऊपर और नीचे जो है 1 1 4 यानी इसको भी कटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2। इसका उत्तर आ जाएगा 1/2। दिए गए समीकरण का हल। तो ये 2x-3 है, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो -3 को पक्षांतर करेंगे तो इधर आके +3 यानी 2x बराबर 7 + 3 हो जाएगा। और इसके बाद x बराबर ये 10 और ये 2 इधर गुणा में आ जाएगा नीचे ये 2 तो 2 5 10 यानी x बराबर आ गया 5। तो इसका उत्तर हो जाएगा x बराबर 5। फिर अगला सवाल है कि x - 5 बराबर बटा 3 बराबर x - 3 बटा 5 का हल है। तो x इसमें हम क्या करेंगे कि 5 का इधर और इसका तिरे गुणा कर देंगे। जब 5 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5x - 25 और बराबर 3 का गुणा करेंगे इसमें तो 3x - 9। फिर उसके बाद हल करेंगे इसको 5x ये यहाँ आएगा तो -3x और ये -25 को उधर भेजेंगे तो ये +25 - 9। 5 में से 3 घटाया तो 2x बराबर 25 में से 9 गया 16 तो x बराबर 16/2 तो x बराबर हो जाएगा 8। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा 8। फिर नेक्स्ट है इसमें कि सभी समचतुर्भुज होते हैं। तो सभी समचतुर्भुज क्या होते हैं? ये समांतर चतुर्भुज होते हैं क्योंकि समचतुर्भुज जो होते हैं इनकी चारों भुजा तो बराबर होती है लेकिन चारों कोण बराबर नहीं होंगे इसलिए ये वर्ग नहीं होगा, पतंग नहीं होगा। और आयत में भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है लेकिन कोण जो होते हैं उसके सभी 90 अंश के होते हैं। तो ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। निम्न आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको x का मान ज्ञात करना है इसमें। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला यूज करेंगे कौन सा, ये 50 है तो ये हो जाएगा यहाँ पे ये 130 अंश क्योंकि ये एक रेखा है तो इस रेखा पे जब ये कोण बनेगा तो ये रैखिक युग्म बना देगा लीनियर पेयर। तो ये 50 होगा तो ये 130 हो जाएगा तब जाके 180 अंश और ये 90 तो ये भी 90 और फिर ये 110 है तो ये हो जाएगा 70। तो इस तरह से एक चतुर्भुज बन जा रहा है। तो इस चतुर्भुज में जोड़ेंगे तो ये 360 अंश होना चाहिए। तो पहले इसको हम निकाल लेंगे तो ये निकालेंगे तो 130 90 70 ये हो जाएगा 290। अब इसको 360 में से अगर घटा देंगे तो ये हो जाएगा 170। तो जब ये 170 आ गया ये सिर्फ 70 आएगा। जब ये 70 आ गया तो इसका मतलब ये हो जाएगा 110 क्योंकि अब ये लीनियर पेयर बना देगा, ये रैखिक युग्म बनाएगा। तो ये 70 है तो ये 110 तब जाके 180 अंश तो x का मान हो जाएगा 110। फिर अगला सवाल है कि एक 15 भुजाओं के समबाहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण का माप होगा। तो 15 भुजाओं का समबाहुभुज है तो हम जानते हैं कि भुजाओं की संख्या बराबर होता है कि 360 में ये एंगल हो जाता है यहाँ कोण जो बाह्य कोण होता है। तो 15 भुजा है और ये 360 अंश बटे में बाह्य कोण। तो जब हम इसको निकालेंगे तो बाह्य कोण जो होगा ये 360 बटे में 15। तो 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो अगर हम इसको 3 से कर दें तो 120 और ये 3 से डिवाइड किए तो 5, 5 से इसको डिवाइड किए तो 5 ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 चौके 20 यानी कि 24 डिग्री। तो इसका उत्तर हो जाएगा 24 अंश। फिर नेक्स्ट है कि एक पासे को फेंकने पर 8 आने की प्रायिकता होगी। तो हम जानते हैं कि पासे में सिर्फ 1 से लेकर 6 तक होता है और ये कह रहा है कि 8 आने की प्रायिकता होगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 0 क्योंकि उसमें
एक भी 8 नहीं होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है कि वृत्त के केंद्र पर कितनी डिग्री का कोण बनता है। तो कोई भी वृत्त है, इसके केंद्र पे 360 अंश का कोण बनेगा। फिर अगला प्रश्न है कि आंकड़ा 13 को मिलान चिन्ह यानी टैली मार्क्स में कैसे बदलेंगे। तो टैली मार्क्स में 1 को दिखाना रहता है तो 1, 2 को दिखाना रहता है तो इस तरह 2 लाइन, 3 को दिखाना है तो 3 लाइन, 4 को दिखाना है तो 4 लाइन, और 5 को दिखाना है तो 4 लाइन को काट देंगे तो 5 हो जाएगा। 13 दिखाना है तो ये 5, 5, 10 और 3 लाइन 13। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा 5, 5, 10, 3, 13। ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर विषम संख्या का वर्ग होता है, यानी कि अगर विषम संख्या मान लीजिए कोई 3 है, 3 का वर्ग लिए 9, 13 लिए, या मान लीजिए 15 लिए, 15 का वर्ग 225। एक और लेके देख लीजिए, जैसे हम 9 लेते हैं, 9 का वर्ग किए तो 81। यानी जब भी अगर हम विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो वो विषम संख्या ही आएगी। फिर अगला प्रश्न है कि 6400 का वर्गमूल होगा। तो 64 यानी कि ये हो गया 8 का वर्ग और ये 0 यानी 80 का वर्ग। तो ये 80 हो जाएगा इसका वर्गमूल। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो ये हो जाएगा 9801। और इसको निकालने के लिए हम लोग चाहे तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, इसको भाग विधि से इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालने पे इसमें जो शेष बचता है, जो शेष बच जाएगा उसको इसमें से घटा देंगे तो हमको ये मिल जाएगा। तो इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि निम्न में से पूर्ण घन संख्या है। तो पूर्ण घन इसमें से पूर्ण घन संख्या है तो ये 1000 हो गया, ये सब नहीं है। ये 1000 जो है 10 का ये पूर्ण घन है। इसके बाद नेक्स्ट है कि 8000 का घनमूल है। तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो 8 गुणे 1000, 8 जो है 2 का है और ये 10 का, तो ये हो जाएगा 20। इसको हम कह सकते हैं कि ये 20 का घन है। इसके बाद नेक्स्ट है कि ऐसी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 243 से गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। तो जब भी अगर ऐसा प्रश्न आए कि वह छोटी सी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन हो जाए, तो तुरंत हम इसको हम फैक्टर निकालेंगे, इसका गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करेंगे तो 3 8 24, 3 एकम 3, 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 27। फिर 3 से करेंगे तो 9, फिर 3 से ये 3 और ये 1। तो घनमूल के लिए 3 3 पेयर बनने चाहिए, तो ये 3 बन गया। और यहाँ पे 3 बनाने के लिए अगर हम 1 और 3 से गुणा कर देते हैं तो इसका भी जोड़ा बन जाएगा, ये त्रिक बन जाएगा जिससे हम घन कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे अगर हम 3 का गुणा करेंगे तो ये पूर्ण घन हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। इसका उत्तर 3 हो जाएगा। फिर है कि 15,000 अंकित मूल्य वाली एक मेज को 14,400 में बेचा जाए तो बट्टा प्रतिशत होगा, यानी कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो अगर हम 15,000 में से इसको घटाते हैं, 15,000 में से जब 1400 अगर घटाएंगे, अरे 14,400, तो ये हमको मिल जाएगा ये 6 और ये यानी 1600, अरे सॉरी 600। तो जो इसमें डिस्काउंट हो रहा है वो 600 का डिस्काउंट हो रहा है। तो अब पता करना है कि 600 जो है ये 15,000 का कितने प्रतिशत है, यानी कितने प्रतिशत इस पर छूट दिया गया कि 600 छूट मिला। तो अब हम जब भी निकालना रहे तो जितना है इस 15,000 में निकालना है, तो 15,000 नीचे और ये ऊपर और गुणे 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल।
तो 15 चौके 60 यानी 4% बट्टा यानी डिस्काउंट है। फिर अगला प्रश्न है कि 25 विद्यार्थियों में से 76 विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं तो कितने विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। तो हम यहाँ पे 25 का 76% निकाल देंगे। तो 76% जब हम इसका निकालेंगे यानी 25 गुणे 76/100, तो 25 चौके 100 4, और 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 4 एकम 4 और 4 9 36, यानी 19 लोग जो है गणित में रुचि ले रहे हैं। तो कितने नहीं ले रहे हैं, तो 25 में से जब हम 19 को घटा देंगे तो हो जाएगा 6 लोग गणित में रुचि नहीं लेते हैं। एक परीक्षा में बी को ए से 1/2 गुना ज़्यादा अंक प्राप्त हुए तो ए बी के अंकों का अनुपात होगा। तो ए बी का कितना हो जाएगा, तो हम मान लेंगे कि इसका बी को एक्स ए से इतना ज़्यादा है तो ए का मानेंगे कि ए का जो मिला अनुपात है वो एक्स है। तो बी का जो होगा वो हो जाएगा, इसको चेंज कर लेंगे तो 2 का में 2 एक 3/2x, तो 3/2x हो जाएगा। तो ए और बी का अनुपात अगर जब हम बताएंगे कि ए बटा बी, तो यहाँ हो जाएगा x/3/2x। तो ये 2 जो है यहाँ ऊपर चला जाएगा, यहाँ से हट के, तो ए बटा बी बराबर ये x कैंसिल, ये 2/3 यानी इसका रेशियो आ गया 2/3। तो इस तरह से इसका उत्तर हो गया 2/3। फिर नेक्स्ट है कि बीजीय व्यंजक 4p और q+r के गुणनफल होंगे। यानी अगर इसको हम गुणा करें 4p को q में तो 4pq, और 4pr को रख दो 4pr, 4pq और 4pr, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये। फिर निम्नलिखित में से कौन सर्वसाम्यिका सही है, तो इसमें सही कौन सा है कि a² - b² बराबर एक ब्रैकेट में +b एक -a, तो ये सर्वसाम्यिका सही हो जाएगा। फिर लास्ट है इसमें, लास्ट क्वेश्चन इसका हो जाएगा कि निम्न व्यंजकों में से कौन सा पद एक पदीय नहीं है। तो एक पदीय जो है ये, इसमें 2 पद हो जा रहे हैं 4x और एक। तो स्टूडेंट अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।